हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जीएस की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस जो हैं वो A to Z काउंट बैच है, मतलब A to Z जीएस बैच है। इसमें हम A से लेकर Z तक की जीएस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इसमें भी हमने स्टार्ट करी है पॉलिटी की सीरीज, है ना। अब अगर आप नए हैं तो सबसे पहले पॉलिटी की पहली क्लास से आप देखते आइए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। विद सीक्वेंस चल रही है, बढ़िया से चल रही है ना। चलो स्टार्ट करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखो, सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। देखो ये है क्या? सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, ये है क्या। देखो ये है क्या, सबसे पहली चीज़ तो यही। अगर देखो किसी राज्य को अच्छा राज्य बनना है, किसी राज्य को अच्छा राज्य बनना है तो उसे ये डीपीएसपी लागू करने पड़ेंगे। अगर किसी स्टेट को अच्छा स्टेट बनना है तो इसे लागू करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले थोड़ी बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमारे लेसन नंबर 4 भाग नंबर 4 में है, ठीक है। और ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। हमने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से अपनाए हैं? तो हमने अपनाए हैं आयरलैंड से। हमने कहाँ से अपनाए हैं? आयरलैंड से अपनाए हैं। और आयरलैंड ने अपनाए हैं स्पेन से, ठीक है। आयरलैंड ने कहाँ से अपनाए? स्पेन से। देखो डीपीएसपी किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है। ये 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तो हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। और आयरलैंड से हमने कहा, आयरलैंड ने कहाँ से लिए? स्पेन से। अब देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान लागू किया हमने 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि ये जो अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक हम इसे लागू कर सकें। तो हमने क्या करा, ये सौंप दिए किस पे? गवर्नमेंट पे, राज्य सरकार पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो वो इन्हें लागू कर सकती है, नहीं तो नहीं लागू कर सकती। मतलब राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। जैसे आप देखोगे बिहार में आप देखोगे एल्कोहल बैन है, लेकिन यूपी में आप देखोगे अल्कोहल बैन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, 36 से 51 के अंतर्गत आता है। और वो डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर राज्य सरकार इन अनुच्छेदों को लागू करती भी है या नहीं भी करती, तब आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। मतलब सरकार की मर्जी है, देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। मतलब ये न्यायालय द्वारा कैसे हैं? अपरिवर्तनीय हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो हम बात करेंगे 36 से 51 तक क्या क्या अनुच्छेदों में दे रखा है। सबसे पहले देखो 36 से 51 तक बात करेंगे। देखो अनुच्छेद 36 आता है हमारा सबसे पहले, ठीक है। अनुच्छेद 36 में दे रखी है परिभाषा, है ना। अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा है, डेफिनेशन है। अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा है। और जो ये परिभाषा दे रखी है, किसकी दे रखी है? तो भैया जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी परिभाषा दे रखी है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 में, ठीक। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान आपका वेतन दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हमसे गलत हो गया। 39 कहता है, ये 39 है इतना, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अनुच्छेद 39 में क्या है कि आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर आप इक्वल वर्क करते हो तो आपको इक्वल पेमेंट भी मिलेगा। मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। आप कोई भी कार्य कीजिए आपको समान वेतन मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? राज्य सरकार पर, ठीक। अनुच्छेद अगर मैं बात करूँ 39A की, तो 39A में है कि आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपको फ्री कानूनी सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। आप अगर वकील नहीं रख सकते, आपको पैसे नहीं हैं आपके पास, तो आपको फ्री कानूनी सहायता दी जाएगी। फ्री में एक सरकारी वकील होता है जो आपको फ्री आपको कानूनी सहायता देगा। तो 39 क्या था? तो 39 था, अभी हमने पढ़ा, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 36 परिभाषा ऑफ डीपीएसपी, है ना। चलो
आगे चलते हैं। अब देखो अनुच्छेद आता है 40, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखना है। देखो अनुच्छेद 40 क्या है, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 40। इसमें क्या दे रखा है, ग्राम पंचायतों का गठन। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आप झट दोगे कि जो पंचायत हैं वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आती है, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर पंचायत लागू की, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान। भारत का पहला ऐसा राज्य राजस्थान है जहाँ पर पंचायती राज लागू किए गए। और अनुच्छेद 40 में क्या दे रखा है, पंचायत। 39 में क्या था, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 ये क्या था, निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 क्या हो गया, पंचायत। अब देखो आता है अनुच्छेद 41, इंपॉर्टेंट है। देखो अनुच्छेद 41 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि कुछ कंडीशन में सरकार आपकी सहायता करेगी। जैसे अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भत्ता दिलाएगी, बुढ़ापा है तो बुढ़ापा पेंशन देगी, विकलांग है, ठीक है, तो विकलांगों के लिए कुछ सहायता देगी। मतलब इन सब के लिए किसी ना किसी फील्ड में क्या करेगी, आपकी सहायता करेगी। ये कहता है अनुच्छेद कौन सा, 41। ध्यान रखना है, अभी 2 या 3 4 अनुच्छेद पढ़े हैं। पहला पढ़ा 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर पढ़ा 39A, भैया निःशुल्क कानूनी सहायता। फिर पढ़ा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत। और अनुच्छेद 41, कुछ कंडीशन में सरकार आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक। उसके बाद आता है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 42 ये कहता है कि प्रोविजनल ऑफ ए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मैरिटरी लीव। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनके लिए मैरिटरी रिलीफ, मतलब उनके लिए जो मासिक वाली छुट्टी होती हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड कराएगी कौन, सरकार। मतलब महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है, जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उनसे संबंधित है, ठीक। चलो अगला अनुच्छेद पे चलते हैं। तो फिर आता है अनुच्छेद 43, ठीक। अब देखो अनुच्छेद 43 क्या है, अनुच्छेद 43 है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, है ना, मतलब जो सहकारी समिति हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा अनुच्छेद 43 में, ठीक। जैसे कोई योग करता है, मतलब कोई वर्कर है ना, ठीक, उनका मैनेजमेंट करा जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 43 संबंधित है कुटीर उद्योग। किससे संबंधित है, कुटीर उद्योग से। मतलब सरकार जो है किसी भी व्यक्तियों को इतना पैसा देगी जिससे कि उसका जीवन चल सके। मनरेगा देखते होंगे आप, है ना, तो ये सब चीज़ें किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, आर्टिकल 43 के अंतर्गत आती हैं, ठीक। उसके बाद आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन, मतलब समान सिविल संहिता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देखो सिविल कोड ये है कि आपके पास कोई भी धर्म हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, है ना, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, मतलब किसी भी धर्म के हों, आपकी शादी करने के अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग रिवाज होंगे, लेकिन तलाक लेने का एक ही रिवाज होगा। वो कहाँ, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे या कोर्ट में जाओगे, वहाँ से आप क्या लोगे, तलाक लोगे। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। और किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में है। और भारत का पहला राज्य, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला राज्य जहाँ समान सिविल संहिता लागू है, भारत का पहला राज्य है जहाँ समान सिविल कोड लागू है या समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। भारत का पहला राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू की गई, वो कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा है, गोवा है। देखो अभी तक मैंने आपको कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ाए, अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, 39A निःशुल्क कानूनी सहायता, 40 पंचायत, ठीक है। उसके बाद 41 कि भैया बेरोजगारी भत्ता देगी, विकलांगों की सहायता करेगी। 43 पढ़ा कि भैया कुटीर उद्योग, है ना। और 44 हमने पढ़ा सवाल सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद आपका 45 पर। अनुच्छेद 45 अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट भी है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 कहता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, प्रोविजनल ऑफ ए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। जिन बच्चे की उम्र हम देखते हैं 14 वर्ष से कम है ना, जिस बच्चे की उम्र जो है 14 वर्ष से कम है, उन्हें फ्री में और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अनुच्छेद 21 भी आपका यही है कि जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है, लेस देन 14 है, उसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये 21 संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जुड़ा था, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद आता है आपका 46।
अनुच्छेद 46 आपको बहुत लंबी लैंग्वेज लग रही होगी। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति व दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, मतलब प्रमोटेशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। मतलब अगर कोई व्यक्ति एससी का है, एसटी का है या आपका अदर से है, अदर वीकर सेक्शन से, कमज़ोर वर्ग से है, तो उनके लिए क्या कराया जाएगा, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ ना कुछ क्या लेती आएगी, योजना बनाएगी, प्लानिंग करेगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 46 में कहा गया है। ठीक है, 46 में कहा गया है। मतलब एसटी, एससी और अदर वीकर सेक्शन कौन सा आता है, ओबीसी हो गया। इन सब के लिए विशेष आरक्षण या इन सब के लिए कोई विशेष प्रावधान की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, 46 में। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 47। अब अनुच्छेद 47 जो है ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट, या मैं आपको इतनी चीज़ें आपको नया समझाऊँ, मैं इतना बताऊँ, शराब पर प्रतिबंध है ना, सिंपल सा बताऊँ, शराब पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के अंतर्गत है, शराब के सेवन पर है ना, ये किस आर्टिकल में आता है, 47 में। एक बार मैं अगर रिविजन कराऊँ, 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 है निःशुल्क कानूनी सहायता, 40 में पंचायत, 41 में कि जो व्यक्ति गरीब है ना, विकलांग है, बूढ़ा है, उनके लिए प्रावधान। उसके बाद अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग, 44 समान सिविल संहिता, 45 6 वर्ष से उम्र की बच्ची है उसको फ्री एजुकेशन। उसके बाद 46 क्या है भैया, 46 है आपका एसटी एससी ओबीसी के लिए आरक्षण, और 47 क्या है, अल्कोहल पर प्रतिबंध। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है 48, और 48A है यार, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 48 ये कहता है पर्यावरण की रक्षा करना, कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है आपका पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 48A के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 50। बहुत बार आया, एनटीपीसी में 3-4 बार आ चुका है, एसएससी ने इसको कई बार पूछ लिया है कि बताओ सेपरेशन ऑफ ए जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कौन सा अनुच्छेद करता है। देखो, कार्यपालिका वो होती है जो काम करती है ना, कोई नियम कानून बनाती है। न्यायपालिका वो होती है जो न्याय देता है। तो इनके कामों को कौन सा आर्टिकल अलग करता है, सेपरेशन करता है, तो वो है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है वो कार्यपालिका के काम और न्यायपालिका के कामों को अलग करता है। देन आर्टिकल आता है लास्ट, और वो आर्टिकल है 51। आर्टिकल 51 क्या है, देखो आर्टिकल 51 ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर आपका 51, अनुच्छेद नंबर 51। मतलब अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय पीस है एंड सिक्योरिटी है। इतनी बातें होगी याद। एक बार मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूँ जिससे आपको याद हो। जैसे हमने पढ़ा भी 39 है ना, सेम वर्क सेम मनी, 39A है ना, निःशुल्क कानूनी सहायता, 40 ग्राम पंचायत, 41 विकलांगों के लिए सहायता, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन, ठीक है, 43 कुटीर उद्योग, 44 समान सिविल कोड, और गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ सिविल कोड लागू हुई थी। 45 क्या है, एसटी एससी नहीं सॉरी 6 वर्ष से जिस बच्चे की उम्र कम है उसको फ्री एजुकेशन। 46 क्या है, 46 है एसटी एससी ओबीसी के लिए आरक्षण। 47 क्या बढ़ाया कि भैया एल्कोहल पर बैन, ठीक है। 48 ये क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक। उसके बाद 50 क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, और 51 अभी मैंने पढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डीपीएसपी से, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी मैं थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 51 से आपको इतनी बातें याद रख ली, 2-3 बातें और याद रखनी है डीपीएसपी से, है ना। पहली बात तो ये रखनी है डीपीएसपी, पहली बात ये रखनी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डिपेंड किस पे करते हैं, तो डिपेंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। मतलब राज्य सरकार चाहे तो लागू करे और चाहे तो ना लागू करे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था केटी साहब। क्या नाम था, केटी साहब। उसने एक बात कही कि ये बैंक के चेक के अनुसार है, बैंक के चेक के अनुसार है कि बैंक जब चाहे इसका भुगतान कर दे और जब चाहे इसका भुगतान ना करे। जैसे आप मौलिक अधिकार देखोगे
इन्हें परिवर्तन किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है। बट अगर आप देखोगे डीपीएसपी को, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये कैसे हैं? अनचेंज हैं। इनको न्यायालय में लिया जा सकता है, इनकी सुरक्षा न्यायालय करता है, बट इनकी सुरक्षा कोई भी नहीं करता है। इतनी बातें आपको बस राज्य के नीति निदेशक तत्व में रखनी है। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि वो क्वेश्चन किसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर ये है कि भारत का पहला राज्य बताओ जहाँ आर्टिकल 44 लागू है, समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ, नेक्स्ट अच्छी चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।